नमस्कार आदाब, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली आज हिस्ट्री का क्लास 6 का स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ध्यान से इस ऑडियो को सुने और ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि 6th क्लास वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत बेनिफिट हो जाए। ठीक, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहिए। आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर हिस्ट्री का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। 6th क्लास इतिहास का जो 6th क्लास है उसका अध्याय फर्स्ट जो है आपका, उसमें दिया है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता चलाएंगे यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ है, तो आप रेडियो सुन सकते हैं, आप टेलीविज़न देख सकते हैं, या तो फिर आप अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि पिछले साल की क्या बात थी, तो किसी कोई भी बता सकता है। लेकिन अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम कीटों को, शिकारियों को, पशुपालकों को, कृषकों को, शासकों को, व्यापारियों को, पुरोहितों को, शिल्पकारों को, कलाकारों को, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों को इनके जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि नर्मदा नदी के पता लगाइए। कई साल वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को शिकार भी करते थे। अब आपसे पूछा जाए, उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए, तो कैसे पता लगाइएगा। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी देखिएगा, बता रहा है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम तो आप जान ही रहे हैं कि उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा। तो बोला जाए तो सिंधु नदी के ये साइड में, यानी कि पाकिस्तान साइड में चला जाएगा। तो सुलेमान की जो आपका उत्तर पश्चिमी की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरियों और गाय बैल जैसे वस्तुओं को पालतू बनाना शुरू किए थे। लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जैसे कि आपको बोला जाए, उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों। तो देखिएगा, विंध्य पहाड़ियों कहाँ पे पड़ जाएगा, बोल रहा है उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी बोले तो आपका कौन सा साइड में चला आएगा, उत्तर पूर्वी जब बोला जाएगा तो आपका गारो नदी का पता लगाइए। तो गारो नदी कहाँ पे है आपका, तो आप देख सकते हैं कि गारो नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि बंगाल के जो खाड़ी है वो साइड में, जो आपका अरुणाचल प्रदेश ये सब पड़ता है, उधर में आपका गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है।
जैसा कि आपको मैंने बता रहा हूँ, मानचित्र पर जो आपका सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ को पता लगाइए, सिंधु तथा इनके नदियों का पता लगाइए। प्रयास कीजिए कि सहायक नदियों उन्हें देखिए, ये समझिएगा कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नदी फल फूले गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तट इलाके में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। देखिए, गंगा तथा इनकी सहायक नदी को सोन को पता लगाइए। तो गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध से जाना जाता था, कि जो कि वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा के लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कुछ कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों का खोजने की चाह में उत्सुकता व की भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र को देखिए और पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करने आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इन आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, चलिए देखते हैं अब देश का नाम। तो जैसे कि मैं बताया था आपको, देश का नाम अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों को प्रयोग है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेखनीय संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। यह पुस्तक हाथों से लिखे होने के कारण पांडुलिपियाँ कही जाती थी और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द में मेनू, जिसका अर्थ हाथ से होता है। और ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके के तैयार भोजन पत्र में पर लिखी मिलती थी। जैसे ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि को का एक पृष्ठ एक पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज में पेड़ की छाल से बनी हुई ऐसी ही एक पांडुलिपि को आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें से कई पांडुलिपियाँ कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी एक ऐसा कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों को चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में भी लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों भी मिलते हैं, जिनमें से राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। क्या आप बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? तो इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी हुई प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी हुई इमारतों के अवशेष चित्रों पर मूर्तिकला के अध्ययन करते हैं। औजारों का बर्तन आभूषण बनाते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह पता जानने की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, वे जले हुए रूप में बचे रहते। क्या पुनर्वादी को बहुधा कपड़ों की अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियाँ के इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्ति होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है।
क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या आपने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? आपने अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। ऐसा तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों के पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा कर रखते थे। यही कारण है कि उन सभी शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियां का मतलब, अगर कोई आपसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद आप उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इस तरह का कोई भी और बताइएगा। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह जन्म के पूर्व सभी तिथियों को ईपू यानी ईसा पूर्व से रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ई पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी का मतलब होता है, एडी मतलब में ईस्वी लिखा पाती हो। ऐसी एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इनका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE एरा का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ में हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनसे कोई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों ने लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा गया, इसका मतलब पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र
मिस्र से मिलता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व वहाँ के राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोमेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से ऐसा एक उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकार में हैं। यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम पर एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों में यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों में समार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए गए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो आसानी से अभिलेख को पढ़ सकते हैं। चलिए नमस्कार। ये जो आपका क्या, कब, कहाँ और कैसे था, तो इसके बारे में जाने। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको पर ध्यान देते हैं। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, तुषार की रेल यात्रा। देखिए कहानी है, तुषार है जो कि रेल से जा रहे हैं घूमने के लिए। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं। ठीक, दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे। रेल में उन्हें खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ियां से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पता है, लोगों ने एकमात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपना सारी जिंदगी एक जगह पर बिता दिया करते थे? ये नहीं, ऐसा बात नहीं थी। आरंभिक मानव, आखिरी में वे इधर उधर क्यों घूमते हैं? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठे किया करते थे। आखेट खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक जगह ही पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में उनकी दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधे के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी झीलों, झरनाओं तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी
पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसा झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलता है? पुरातात्विकों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों तथा और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखिए। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेट संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही निहित किए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरा स्थल पर गुफाएं कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा में राहत मिलती थी। वे गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या आप बता सकते हैं कि रहने के लिए लोगों यह जगह को कैसा होगा? चूँकि पत्थर के उपकरण महत्वपूर्ण इसलिए होंगे कि एक जगह ढूंढते रहें और अच्छे पत्थर मिल सके। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताइए। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं और उन्हें सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगल जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं को निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे जमीन के ऊपर अंदर कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। कुरनूल गुफा ढूंढिए। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसा कि प्रकाश के लिए, मांस भुनन के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग इसलिए करते हैं। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पुरापाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई। जिन काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका
इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान में बनाए गए जा रहे हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों के लिए, दूर भगाने जाने के लिए। तो इस तरह का हम लोगों ने पढ़ रहा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसी उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इसके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारियां हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग कि इस जानवर को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे साथ ही इस काल में मछली की भोजन का प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही में वे यह भी सीख लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों में नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवरों को झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले कुत्तों की पालतू क्यों बनाया गया? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह से यह कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोगों उन्हीं पौधों तथा जानवरों को चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दोनों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है और आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे में धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखा
इनमें से कौन सा जंगली सूअर है और कौन सा पालतू सूअर का बसने की प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीबन 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज भी हम तो जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। आप किसी पौधे के बीज को बोकर देखें तो आप पाएंगे कि इसमें विकसित होने वाले वक्त लगता है। इसमें से कुछ दिन, महीने या फिर साल लग जा सकता है। इसीलिए लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक पौधे को सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज का भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों के इस भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाके में लोगों की मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी या जमीन में गड्ढा खोदा। क्या आपको लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? आपके अपना जवाब में कारण बताइए। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, मगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है और जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन पशु के भोजन के भंडार का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिलता है? आज जानवरों का उपयोग के लिए होता है। आइए आरंभिक कृषकों और पालकों के बारे में पता कीजिए। देखिए, क्या आपको लगता है कि कई नस्लें वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पूर्णवादियों को शुरुआती कृषकों और पालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी दक्षिणी तट भारत में पाए गए हैं। वास्तव में यह निर्देशित स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे पहले जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि ब्रूज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इनमें से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्वात चित्र बनाइए। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाणयुगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए उन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। इनमें से वे औजार भी हैं
जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युग औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पूर्वस्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्व हिस्सा बन गए थे। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालनों को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म जीव निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरी के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने कई इन इलाकों में बहुत जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें से हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा मेढ़ और बकरियां की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों में अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में चार या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसी प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था की मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें हैं जिनमें एक कब्र के मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र चित्र आप बकरी के कंकाल भी पहचान सकते हैं। अन्य देखिए, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। देखिए, फ्रांस में की गई गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस में ढूंढिए। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। एक पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूलों छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंघा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह, यशक और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर उन्हें शिकायत द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। एक नवपाषाण पुरास्थल।
एटलस में तुर्की ढूंढिए। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हुरियो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ों में लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहनों का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। बताइए कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। आप आज से 12,000 साल पहले के पत्थर की एक गुफा में रहते हो। आप कल्पना कीजिए कि पृष्ठ 14 पर देखे गए आपके मामा गुफा की भीतर दीवार पर चित्र बना रहे हैं, तो आप उनकी सहायता करना चाहते हो। आप रंग बताएंगे, रेखाएं खींचें और खींचोगे या फिर उनमें से रंग भरेंगे। आपके मामा आपको कौन कौन सी कहानियाँ सुनाए होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले, बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले, नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हो चुका था। मेरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हो चुका था। जैसा कि आपने जो इस कहानी में आके खाद्य संग्रह से भोजन के बारे में पढ़ा, इसके बाद जो है 3rd यूनिट इसके बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक नगर, अध्याय 3 जो है आपका आरंभिक नगर के बारे में। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास एक गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोगों उस भंडार घर की तारीफ कर रहे थे जिस गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्शे देखी हैं। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वे इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इनकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हनीप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी देखिए, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगे। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इसमें कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतें को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? जी बिल्कुल, पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखने से ये पता चलेगा कि उसके पहले कितने सारे आविष्कार हो चुके थे, किस तरह का ज्ञान था लोगों के पास और किस तरह की सुविधाएं थी, इसके बारे में जाना जा सकता है। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? चलिए, अब हड़प्पा नगर जो है, इनकी विशेषता क्या थी? इन नगरों में से
कई दो या उससे ज़्यादा हिस्से में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों में नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे उनकी दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपरी चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिलते हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और घरों के कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इनकी सावधानियों से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कें की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर के नाले और सड़कें का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय यहाँ पर वर्णित और घरों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? कोई अंतर बताइए। जैसे कि वर्णित घरों में और यहाँ की घरों में अंतर बताइए। तो दो ताले की घर बनाई जाती थी जैसा कि आपको कहानी के रूप में बताया गया। नगरीय जीवन के बारे में देखिए, समझते हैं नगरीय जीवन कैसी थी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि वे शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक को लोग बहुत खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने अन्य आभूषणों जैसी कीमत चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इस नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इनके अलावा नगरों में शिल्पकारों, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उपयोग स्थल पर तरह तरह के चीज़ों बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चों खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की सूची बनाइए।
इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते हैं? ऊपर सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उनसे बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर इस मुहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीपों में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने। चलिए अब देखते हैं नगर और नए शिल्प। आइए सब कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए गए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए गए थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चिन्ह मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए, अब आपने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ की धातुओं के उपयोगी होता है? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? देखिए, जैसा कि वो पत्थर के बाट देखिए, और कितने ध्यान और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं के तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके इसमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। उनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में जाएं पत्थर के धारदार फलक। नीचे दाईं ओर कढ़ाई वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली है, उसे कढ़ाई वस्त्र पहने दिखाया गया है। देखिए, जैसा कि संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूल पदान के ढकने तथा अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी हुई तख्तियां सूत कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण है, जैसे कि परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर देखिए कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फ्रेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद में मिलाकर उसे वस्तु बनाई जाती थी। इसके बाद उसे उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेंस से मनके चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे।
कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के ऐसे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद वे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के तांबे का आयात संभवतः आज से राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबों के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयतन आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जैसा कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों तथा दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं और दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन के जुताई के लिए हल का प्रयोग की गई एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा कि ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी का तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर में बसा था। वहाँ साफ पानी, देखिए ये समझिएगा, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, जैसा कि कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा कहाँ नगर बसा था, वहाँ साफ, गुजरात की बात की जा रही, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वे धौलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्सों में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े द्वार थे। इनके इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई हुई चीज़ों एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी
गोली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते में आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े मनके बनाने वाले उपकरण जैसी तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या मुद्रबंदी, मुहरों का प्रयोग शासन से भरे उन डिब्बा तथा या थैलों की चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह की जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनमें मुहर या गीली मिट्टी पोत कर उनकी मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप और उनको मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान में छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। आप पता लगाइए कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब पत्र भेजते हैं कहीं पे एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसमें एक खास मुहर लगा रहता है, या फिर आपके पास डाक खाने से कुछ आता है आपके पास, तो उस पर मुहर लगाए रहते हैं, जिससे पता चलता है कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया गया है, छेड़छाड़ नहीं किया है। सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 2900 पहले यानी 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई हो और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियों सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसके कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुग्गों के चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाके में बाढ़ आ गई, लेकिन इस कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ में नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिणी के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके अलग 1400 साल पहले बाद एक नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में आप अध्ययन 5 और 8 में कीजिएगा। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र या अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं से सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड को दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इस शवों को मम्मी कहा जाता है। देखिए, समझ लीजिए, मम्मी इसीलिए नहीं कहना चाहिए। पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और उनके अनेक चीज़ों दफनाई जाती है। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शवों के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को दफन किया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा
परंपरा को देखते हुए मिस्र भी ज़्यादा धन दौलत को खर्च किया जाता था। क्या आपको लगता है कि मरने के बाद राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? आप कल्पना कीजिए कि आप अपने पिता के साथ 4,000 साल पहले लोथल के मोहनजोदाड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह आप बताओ कि यात्रा कैसे करोगे और आपके माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदाड़ो में आप क्या देखेंगे। जैसे कि मोहनजोदाड़ो में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले हो चुकी थी। नगरों का आरंभ जो है 4,700 पहले हो चुका था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3,900 साल पहले हो चुका था। अन्य नगरों का विकास लगभग 2,500 साल पहले हो चुका था। जैसा कि इस कहानी में बताया जा रहा है कि इससे बनी हुई, जैसे कि आप यदि उस जगह पे मोहनजोदाड़ो घूमने जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप मिट्टी से बने हुए बर्तन या फिर लोहे चांदी सोने सभी चीज़ का आविष्कार उस समय में हो चुका था। तो उस समय स्नान घर देखते हैं। मोहनजोदाड़ो में देखने वाली चीज़ें जो मार्केट होती थी, बाज़ारों होती थी, बाज़ारों में एक खास तरह की गुड्डे बनाए जाते थे जो कि हरे और नीले कलर के बनाए जाते थे। तो इससे मतलब प्रमाणित होता है कि उस समय भी चित्रकला का ये आरंभिक नगर का निर्माण हुआ था। जैसा कि आपको हड़प्पा नगर को आरंभिक नगर के नाम से भी जाना जा सकता है। जैसा कि हड़प्पा की कहानी आपने सुना, उसी तरह से अब नेक्स्ट जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बताया क्या कब कहाँ और कैसे पहली थी आखेट यानी खाद्य संग्रह से भोजन का उत्पादन तक आरंभिक नगर के बाद क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। जैसा कि इसके बाद जो कहा है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में तीन चैप्टर को तीन अध्याय को एक ही में करेंगे। तो एक अध्याय से मैं बता रहा हूँ कि क्या कब और कहाँ और कैसे, और आखेट यानी खाद्य संग्रह के भोजन का उत्पादन तक और आरंभिक नगर तक का आपको कंप्लीट करा दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ इसको ऑडियो में सुने और 2 बार सुनने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कभी भी NCERT में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।